नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। यहां मैंने इतिहास के टोटल 50 क्वेश्चन लिए हैं जो कि CGPSC और CG व्यापम की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। तो आप लोग जो है वीडियो को आखिर तक देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन है आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ मैंने लिया है, छत्तीसगढ़ में किन स्थानों पर नागवंशी शासकों ने शासन किया था, पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो ये जो है आपका एक तो कवर्धा जो आज का जो कबीरधाम है वहाँ पर फणी नागवंशी शासकों ने शासन किया। वहीं बस्तर क्षेत्र में छिंदक नागवंशी शासकों ने शासन किया। दोनों जो है नागवंश से संबंधित थे, कवर्धा में फणी और बस्तर में छिंदक नागवंश। देखिए जो नागवंश शासक है ना, ये भारत के विभिन्न स्थलों पर विभिन्न समयों में शासन करते रहे हैं। काफ़ी ये फेमस हैं, ये लोग छोटे छोटे स्थानों पर शासन करते थे। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कवर्धा और बस्तर क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में बस्तर क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था। तो बस्तर को जो है चक्रकोट बोला जाता था, चक्रकोट, या फिर इसको जो है चक्रकूट भी मिलता है जो नागवंशी शासकों के अभिलेखों में, चक्रकूट या फिर इसी को चक्रकोटा, चक्रकूट या चक्रकोटा कहा गया है बस्तर क्षेत्र को मध्यकाल में। अगला क्वेश्चन है, चक्रकूट के नागवंशीय नृपतियों के अभिलेखों में उन्हें किस कुल का कहा गया है। तो जो बस्तर क्षेत्र में मतलब चक्रकूट बस्तर को बोला जाता था, तो बस्तर के नागवंशीय नृपतियों के अभिलेखों में किस कुल का कहा गया है। तो ये लोग जो हैं छिंदक वंशी थे, छिंदक कुल के थे। तो छिंदक कुल, ध्यान रखना, छिंदक कुल के थे। नाग तो थे ही थे, नाग थे ही थे, छिंदक कुल के थे, छिंदक नागवंशी। अगला क्वेश्चन है, बस्तर के छिंदक नागवंश के प्रथम राजा के रूप में एरारकोट के तेलुगु शिलालेख में किस राजा का नामोल्लेख मिलता है। तो ये मिलता है नृपति भूषण। नृपति भूषण ये कहाँ मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया है एरारकोट। एरारकोट एक स्थान का नाम है। तो यहाँ से एक तेलुगु शिलालेख प्राप्त हुआ है, तो उसमें जो है छिंदक वंश के प्रथम शासक के रूप में नृपति भूषण का नाम मिलता है। अगला क्वेश्चन है, बस्तर के छिंदक नागवंशी शासकों की राजधानी थी। तो इन्होंने अपनी राजधानी किसको बना रखी थी, बारसूर। आज के समय में जो दंतेवाड़ा में है ना बारसूर, जिसको मंदिरों की नगरी बोला जाता है, तो उसको नागवंश के शासकों ने अपनी राजधानी बना रखी थी। अगला क्वेश्चन है, नृपति भूषण का उत्तराधिकारी कौन हुआ। नृपति भूषण का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो जगदेव भूषण धारावर्ष। जगदेव भूषण धारावर्ष याद रखना, जगदेव भूषण धारावर्ष ये जो है नृपति भूषण का उत्तराधिकारी हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर अंचल में नागवंशीय शासकों के 28 ताम्रपत्र शिलालेख अब तक प्राप्त हुए हैं, ये किस भाषा में प्राप्त हुए हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो जो बस्तर अंचल में जो नागवंशी शासकों ने शासन किया, छिंदक नागवंशी, तो टोटल इनके 28 ताम्रपत्र और शिलालेख प्राप्त हुए हैं अभी तक। तो ये किस भाषा किस लिपि में प्राप्त हुआ है। तो बस्तर क्षेत्र में प्रवाहित होती है इंद्रावती नदी, जो कि बस्तर पूरे बस्तर संभाग को 2 भागों में विभाजित करती है। तो इंद्रावती नदी के उत्तर से जो भी अभिलेख ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं वो संस्कृत भाषा और देवनागरी लिपि में लिखा गया है। इंद्रावती के उत्तर में, ध्यान रखना, इंद्रावती के उत्तर में संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लेख प्राप्त हुए हैं। वहीं दक्षिण में जितने भी लेख जितने भी ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं वो तेलुगु भाषा में लिखे गए हैं। क्योंकि जो दक्षिण वाला जो क्षेत्र है बस्तर का वो आंध्र प्रदेश से लगता है, तो उससे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि उस तरफ तेलुगु भाषा चलता था और इंद्रावती के उत्तर में संस्कृत भाषा चलता था। तो इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, चंद्रादित्य नामक व्यक्ति जिसने बारसूर के चंद्रादित्येश्वर मंदिर, मामा भांजा मंदिर, विशाल गणेश प्रतिमा और तालाब का निर्माण करवाया, किस नागवंशीय शासक का सामंत था। तो ये जो है आपका जगदेव भूषण धारावर्ष का सामंत था। यहाँ आपको ना चंद्रादित्येश्वर मंदिर को ही याद रखना है, इसको ही इसने बनवाया था और एक तालाब बनवाया था। तो बाकी जो है पता नहीं यहाँ क्यों दे दिया है, हालांकि इसी के समय में बनाया गया था, लेकिन चंद्रादित्येश्वर मंदिर चंद्रादित्य द्वारा बनवाया गया था। जगदेव भूषण का
ये सामंत था। अगला क्वेश्चन है बाण वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो बाण वंश हमारे छत्तीसगढ़ में शासन करते थे, तो इनकी राजधानी थी पाली में। पाली जो वर्तमान समय में कोरबा जिले में है, तो वहाँ इनकी राजधानी थी। बाण वंश के किस शासक द्वारा पाली के शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जिसका जीर्णोद्धार बाद में कलचुरी शासक जाजल्य देव ने करवाया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो, बाण वंश का शासक था कहाँ गया, विक्रमादित्य। अच्छा, यहाँ नहीं दिया है ना, उसी का नाम बताना है। हाँ, तो बाण वंश के किस शासक ने? तो ये विक्रमादित्य ने इसको बनवाया था, विक्रमादित्य। तो ये जो है बाण वंश का अंतिम शासक भी माना जाता है विक्रमादित्य। तो इसने जो है पाली के शिव मंदिर का निर्माण करवाया और इसका जीर्णोद्धार करवाया था कलचुरी शासक जाजल्य देव ने। तो इसके समय में इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। तो दोनों चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है, किसने बनाया, किसने जीर्णोद्धार करवाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां क्वेश्चन, त्रिपुरी के कलचुरी शासक शंकरगढ़ द्वितीय ने छत्तीसगढ़ के किस शासक को परास्त करके अपनी सत्ता स्थापित की? तो ये इसने जो है वही बाण वंश के शासक विक्रमादित्य, जिसने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था तो बाण में, तो उसको परास्त कर दिया। किसने? शंकरगढ़ ने। किसको? विक्रमादित्य को। बाण वंश का शासक था और यहाँ पर उसने जो है कलचुरी वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, बस्तर का कौन सा शासक कलचुरी शासक जाजल्य देव से पराजित हुआ था? यहाँ मैंने जाजल्य देव सही तरीके से नहीं लिखा, यहाँ भी माफ़ी चाहूँगा। तो जाजल्य देव किससे, ये क्या हो गया, एक मिनट, माफ़ी चाहूँगा। तो कहाँ थे हम लोग? तो बस्तर का कौन सा शासक कलचुरी शासक जाजल्य देव से पराजित हुआ था? तो ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो बस्तर का जो है अपना क्या कहते हैं, नागवंश का शासक था सोमेश्वर देव। नागवंशी शासक था सोमेश्वर देव। तो ये जो है कलचुरी शासक जाजल्य देव से परास्त हो गया था, सोमेश्वर देव नागवंशीय शासक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जाजल्य देव ने सोमेश्वर देव को उसके मंत्रियों सहित बंदी बना लिया था, बाद में छोड़ भी दिया था। अगला क्वेश्चन है, भोगवती पुरेश्वर की उपाधि किन शासकों द्वारा धारण की गई थी? भोगवती पुरेश्वर, तो ये धारण की गई थी नाग शासकों के द्वारा। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि जो भोगवतीपुर है इनकी राजधानी रही होगी, लेकिन भोगवतीपुर किस स्थान को बोला गया अभी तक ज्ञात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, छिंदक नागवंश का अंतिम शासक कौन था? तो छिंदक नागवंश का अंतिम शासक हुआ हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र, और इसी हरिश्चंद्र को परास्त करके काकतीय वंश के शासकों ने बस्तर में काकतीय वंश की स्थापना की थी। अरे यार सॉरी, आज पता नहीं क्या हो रहा है। इसको मैं ना माफ़ी चाहूँगा, मैंने फ्लाइट मोड ऑन नहीं किया था। तो हम लोग कहाँ थे? छिंदक नागवंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर में काकतीय वंश स्थापित होने के पश्चात भी किसने काकतीय शासकों के साथ युद्ध जारी रखा? तो देखिए, जो हरिश्चंद्र है उसको तो काकतीय शासक परास्त कर देते हैं, लेकिन हरिश्चंद्र की एक बेटी होती है चमेली देवी। तो ये जो है आखिरी दम तक जो है काकतीयों से लड़ती रहती है, लेकिन ये जो है आगे वीर गति को प्राप्त हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इसने आत्महत्या कर ली थी, मतलब अपने सतीत्व की रक्षा हेतु आत्महत्या इसने कर ली थी, लेकिन काकतीयों का ये मुकाबला करती ही है। अगला क्वेश्चन है, फड़ी नागवंश के शासकों ने छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर शासन किया? तो पहले ही मैं बता चुका हूं, कवर्धा, वहां इन्होंने शासन किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फड़ी नागवंशी शासक किन शासकों के अधीन शासन करते थे? तो फड़ी नागवंशी शासक ना कलचुरियों के अधीन थे, क्योंकि इनके जो भी लेख प्राप्त हुए हैं फड़ी नागवंशी शासकों के, उनमें कलचुरी संवत का प्रयोग किया गया है। तो इससे इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि ये कलचुरियों के अधीन रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, 1089 ईस्वी में कवर्धा के चौरा नामक स्थान अच्छा फिर से पढ़ता हूँ मैं, 1089 ईस्वी में कवर्धा के चौरा नामक ग्राम में भोरम देव का मंदिर किस शासक द्वारा निर्मित करवाया गया था? तो ये बनवाया गया था गोपाल देव द्वारा, जो कि फणी नागवंशी शासक था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा गया है कब बनाया गया था। तो 1089 में, मतलब कि 11वीं शताब्दी के अंतिम समय में गोपाल देव के द्वारा फणी नागवंशी शासक। कौन से मंदिर का निर्माण? भोरम देव मंदिर का निर्माण, जिसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भोरमदेव का मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो ये नागर शैली में निर्मित है। ध्यान रखना, नागर शैली, उस समय भारत में 3 प्रकार की मंदिर शैलियाँ प्रचलित थी, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। तो भोरमदेव का मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। भोरमदेव मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये जो है भोरमदेव जो देवता है ना, ये एक आदिवासी देवता
हैं, तो उनको ये समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, रायपुर के कलचुरी शासक ब्रह्मदेव ने मोनिंगदेव नामक शासक को परास्त किया था, यह किस वंश का था? तो मोनिंगदेव कोई शासक था जिसको कलचुरी शासक ब्रह्मदेव ने परास्त किया था, तो ये किस वंश से संबंधित था? तो ये फणिनाग वंश से संबंधित था मोनिंगदेव, ध्यान रखेंगे। और ये जो है ना ब्रह्मदेव, ये रायपुर का कलचुरी शासक था, तो इसने फणिनाग वंश के मोनिंगदेव को परास्त किया था। अगला क्वेश्चन है, मड़वा महल और छेरकी महल जिसको विवाह के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? तो ये फणिनाग वंश के एक शासक थे रामचंद्र देव। तो इसने जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया था 1349 में, मतलब कि 14वीं शताब्दी में। देखिए क्या हुआ था कि एक जो कलचुरी राजकुमारी थी उसका विवाह हुआ था इस महल में, तो उसके विवाह के लिए ही इसको बनवाया गया था मड़वा महल। मड़वा जो है छत्तीसगढ़ी में विवाह को कहा जाता है, छेरकी का मतलब होता है बकरी। ऐसा कहा जाता है कि ये जो महल है ना, जो छेरकी महल, वहाँ से बकरी की गंध आती है, इसी कारण उसको बकरी मतलब छेरकी महल कहा जाता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान को काकरे कहा जाता था? किसको काकरे कहा जाता था? आज का जो कांकेर है ना, वो काकरे के नाम से जाना जाता था पहले। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में शासन करने वाले कलचुरियों ने स्वयं को अभिलेखों में किस वंश का वंशज बताया? तो जो कलचुरी हैं स्वयं को चंद्रवंशी कहलाते थे, चंद्रवंशी, ध्यान रखना। ये प्राचीन समय का एक वंश था चंद्रवंश, तो उससे संबंधित बताते थे। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पर शासन करने वाले कलचुरी शासक किस शाखा से संबंधित थे? तो ये त्रिपुरी शाखा से संबंधित थे। देखिए जो कलचुरी है ना, ये भारत के कई स्थानों पर शासन करते थे, इनकी अलग अलग शाखाएं थी, उन्हीं में से एक थी त्रिपुरी। तो त्रिपुरी के ही कलचुरी हमारे छत्तीसगढ़ में अटैक करते हैं और यहाँ पर शासन स्थापित करते हैं। छत्तीसगढ़ में इनकी 2 शाखाएं स्थापित होती है, पहले तो रतनपुर और फिर रतनपुर विभाजित होकर के वहीं से फिर रायपुर शाखा निकलती है। तो ये त्रिपुरियों से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, कलचुरी शासक ने अपनी प्रथम राजधानी किस स्थान को बनाई? ये भी कई बार पूछा गया है। तो तुम्माड़, ये तुम्माड़ कहाँ पर है? तो ये कोरबा में है तुम्माड़, तो उसको पहली राजधानी बनाई। देखिए जो तुम्माड़ है ना, ये जो बाण वंशीय शासक थे, जब उनको परास्त किया तो उनके समय में काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो इसको इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। अगला क्वेश्चन है, कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक था कलिंग राज। देखो जो बाण वंश का अंतिम शासक था विक्रमादित्य, उसको परास्त किसने किया था? शंकरगढ़ ने। लेकिन वो जो है यहाँ पर स्थायी सत्ता स्थापित नहीं कर पाता है, बाद में फिर कलिंग राज ये आता है और ये फिर जो है छत्तीसगढ़ में अपनी स्थायी सत्ता स्थापित करता है, इसीलिए कलिंग राज को कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कलचुरी वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी रतनपुर स्थानांतरित की? तो देखिए जो कलिंग राज था उसने तो तुम्माड़ को अपनी राजधानी बनाई, लेकिन आगे चल करके हम देखते हैं कि कलचुरियों की राजधानी रतनपुर थी। तो रतनपुर को किसने राजधानी बनाई? तो ये थे रत्नदेव प्रथम। नाम याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो रत्नदेव प्रथम, इसने जो है रतनपुर को अपनी राजधानी बनाई, तुम्माड़ से रतनपुर राजधानी स्थानांतरित किया। अगला क्वेश्चन है, रतनपुर में मां महामाया मंदिर का निर्माण और रतनपुर को तालाबों की नगरी के रूप में किस शासक ने विकसित किया? तो ये वही था रत्नदेव प्रथम जिसने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाई। मां महामाया मंदिर कहाँ है? रतनपुर में है, और रतनपुर को ही तालाबों की नगरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस कलचुरी शासक ने त्रिपुरी के कलचुरी शासक गांगेय देव के उड़ीसा अभियान के समय सहायता की थी? तो देखिए जो छत्तीसगढ़ के जो कलचुरी है ना, रतनपुर में जो शासन करते थे, वो कुछ समय तक त्रिपुरी के अधीन थे, उनके अधीनस्थ शासन करते थे। तो जब त्रिपुरी का कलचुरी शासक जिसका नाम था गांगेय देव, जब ये उड़ीसा पर आक्रमण करने जा रहा था, तो यहाँ पर उस समय कमल राज ये शासन कर रहे थे, तो ये जो है हेल्प करता है। तो ध्यान रखना कमल राज ने हेल्प की थी। अगला क्वेश्चन है, किस कलचुरी शासक ने त्रिपुरी के कलचुरी शासकों की सर्वोच्चता को स्वीकार करने से मना कर दिया? देखो मैंने बताया कि जो छत्तीसगढ़ के कलचुरी हैं वो त्रिपुरी के कलचुरियों के अधीन थे। तो सर्वप्रथम जाजल देव प्रथम उसने जो है त्रिपुरियों के अधीनता को स्वीकार करने से मना किया सर्वप्रथम, लेकिन वो पूरी तरह से अधीनता से बाहर नहीं आ सका था, लेकिन उसने चुनौती पेश कर दी थी कि अब समय आ गया है कि हम तुम्हारी अधीनता से बाहर निकलेंगे, लेकिन वो पूरी तरह से निकल नहीं पाया था, लेकिन चुनौती दी थी। तो जाजल देव प्रथम, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है,
छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की प्रथम राजधानी तोमाड़ थी। यहाँ से कितने कलचुरी शासकों ने शासन किया। अच्छा, ये बताना है कि जो तोमाड़ है वहाँ पर कितने कलचुरी शासकों ने शासन किया। तो टोटल 2 कलचुरी शासकों ने शासन किया। एक तो कलिंगराज जिसने स्थापना की, दूसरा कमलराज वही जिसने गांगेय देव को उड़ीसा अभियान में साथ दिया था। तो कलिंगराज और कमलराज इन दोनों ने तोमाड़ से शासन किया था। उसके बाद फिर जो कमलराज का उत्तराधिकारी होता है रत्नदेव प्रथम, वो फिर राजधानी रतनपुर स्थानांतरित कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, सकल कौशलाधिपति किस कलचुरी शासक की उपाधि थी। यहाँ पर किस होना था, तो ये उपाधि किसने धारण की थी, पृथ्वीदेव प्रथम ने। पृथ्वीदेव प्रथम, ध्यान रखना, इसने जो है सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण कर रखी थी, पृथ्वीदेव प्रथम ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कलचुरी शासक ने बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को परास्त किया। तो ये वाला क्वेश्चन भी आ चुका है पहले। तो ये जाजल्लदेव प्रथम, उसने जो है सोमेश्वर देव को परास्त किया था। ये कहाँ से पता चलता है, तो रतनपुर अभिलेख से। रतनपुर अभिलेख से ये जानकारी प्राप्त होता है कि सोमेश्वर देव को परास्त किया था जाजल्लदेव प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र चोल द्वारा कलचुरी शासक रत्नदेव प्रथम के समय आक्रमण किया गया था, किस अभिलेख से ज्ञात होता है। तो देखो जो राजेंद्र चोल है ना, ये चोल शासक था। तो इसने जो है रत्नदेव प्रथम के टाइम पर अपना रतनपुर में आक्रमण किया था और इसको जो है बुरी तरह से परास्त भी कर दिया था। तो ये कहाँ से पता चलता है, आपको ये बताना है। तो ये पता चलता है रतनपुर अपना क्या कहते हैं, रतनपुर के अभिलेख से। वहाँ पर जाजल्लदेव प्रथम का अभिलेख प्राप्त हुआ है। अच्छा, यहाँ ये चीज़ ध्यान रखना कि ये रत्नदेव प्रथम है, लेकिन अभिलेख जो है इसके समय का नहीं है। अभिलेख जो है इसके बाद जाजल्लदेव प्रथम उसने जारी किया था रतनपुर अभिलेख। तो उसमें इसने वर्णित किया है कि रत्नदेव प्रथम के टाइम पर राजेंद्र चोल ने आक्रमण किया और जो रत्नदेव है ये लड़ते हुए मारा गया। तो ध्यान रखना है, रतनपुर अभिलेख से पता चलता है कि रतनपुर पर रत्नदेव प्रथम के समय राजेंद्र चोल ने आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, जांजगीर का प्राचीन नाम क्या है। जांजगीर का प्राचीन नाम क्या है, तो इसका प्राचीन नाम है जाजल्लपुर। जाजल्लदेव प्रथम ने जाजल्लपुर नामक नगर की स्थापना की, जो आज जांजगीर के नाम से जाना जाता है। तो जाजल्लपुर इसका प्राचीन नाम था। जाजल्लपुर किसने स्थापित किया था, जाजल्लदेव प्रथम ने, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, रतनपुर के किस कलचुरी शासक द्वारा तोमाड़ में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो ये निर्माण करवाया गया था पृथ्वीदेव प्रथम द्वारा। नाम में ही पृथ्वीदेव है, तो पृथ्वीदेव प्रथम ने तोमाड़ में पृथ्वी देवेश्वर नामक मंदिर की स्थापना करवाई। इस समय जो है ना राजधानी रतनपुर थी, तोमाड़ नहीं थी, लेकिन फिर भी ये लोग अपनी पुरानी राजधानी के प्रति श्रद्धा रखते थे। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णपुर अथवा सोनपुर के राजा भुजबल पर किस कलचुरी शासक द्वारा आक्रमण किया गया था। तो ये आप लोगों को बताना है कि स्वर्णपुर ये जो है ना उड़ीसा का कोई स्थान है, स्वर्णपुर अथवा सोनपुर। तो यहाँ पर राजा थे भुजबल, तो इस पर किसी कलचुरी शासक ने आक्रमण किया था। तो कौन था वो, जाजल्लदेव प्रथम ने आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किस कलचुरी शासक के प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर भी है जाजल्लदेव प्रथम। देखो जाजल्लदेव प्रथम जो है महानतम शासक था, तो इसके समय से बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के भी जाजल्लदेव प्रथम के ही प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरी के कलचुरी शासक गयाकर्ण ने रतनपुर के किस कलचुरी शासक पर आक्रमण किया था। तो ये रत्नदेव द्वितीय के टाइम पर आक्रमण हुआ था। ये रत्नदेव द्वितीय, इसके समय में जो है ये गयाकर्ण इसने आक्रमण किया था। देखो क्या था कि जब अपने क्या कहते हैं कलचुरियों ने, मतलब कि रतनपुर के कलचुरियों ने त्रिपुरी के कलचुरियों की अधीनता समाप्त कर दी, मतलब कि पूर्णतः स्वतंत्र हो गए। तो त्रिपुरी के कलचुरी जो है बार बार यहाँ पर आक्रमण करते थे। तो गयाकर्ण इसने रत्नदेव द्वितीय के टाइम पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरी के कलचुरी शासकों की अधीनता को पूर्णतः किस कलचुरी शासक ने समाप्त किया। तो ये क्वेश्चन का आंसर है आपका पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम ये जो है आपका क्या कहते हैं त्रिपुरी के कलचुरी शासकों की अधीनता से पूर्णतः बाहर आ गया हमेशा के लिए, मतलब कि पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए। पृथ्वीदेव प्रथम, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कोरवा जनजाति के धीरू नामक व्यक्ति ने किस कलचुरी शासक का अपहरण कर लिया था। तो ये था जाजल्लदेव द्वितीय।
जाचल्यदेव द्वितीय उसको जो है एक कोरवा जनजाति का कोई धीरू नाम का व्यक्ति था, वो किडनैप कर लेता है और जाचल्यदेव द्वितीय की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये भी एक थोड़ी सी अलग टाइप की चीज़ है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किस कलचुरी शासक के प्राप्त हुई? तो ये वाला क्वेश्चन तो पूछा था, जाचल्यदेव प्रथम के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है किस कलचुरी शासक की उपाधि जगत सिंह की थी? तो ये रत्नदेव द्वितीय की उपाधि थी जगत सिंह की। अगला क्वेश्चन है किस विद्वान ने कलचुरी काल के अंधकार युग के शासकों का विवरण प्रस्तुत किया है? तो देखिए कलचुरी वंश में मतलब कि कलचुरी काल में एक ऐसा समय आता है जब कलचुरी कालीन किसी भी शासक के विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। एक शासक हुआ प्रतापमल के बाद बाहर शाह तक मतलब कि लगभग 200-250 वर्ष तक का कोई इतिहास नहीं मिलता है, तो उसको जो है अंधकार युग कहा जाता है। लेकिन बाबू रेवाराम, नाम याद रखना बाबू रेवाराम, तो इन्होंने जो है अपनी रचना में, बाबू रेवाराम ने जिन्होंने तारीख ए है वंशी नामक ग्रंथ की रचना की है, तो उसमें इन्होंने बताया है कि इस अंधकार युग में कौन कौन से शासक हुए, उन्होंने क्या कुछ किया, तो ये बाबू रेवाराम जो है अपनी रचना में बताते हैं। अगला क्वेश्चन है एक मिनट, हाँ, किस कलचुरी शासक द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचने के लिए राजधानी रतनपुर से छुरी कोसगई स्थानांतरित की गई? ये जो छुरी कोसगई है जहांगीर चांपा में है, तो किसने ये किया था? तो याद रखना बाहर साय। तो ये जो है अपनी राजधानी को कहाँ ले आया था? छुरी कोसगई, रतनपुर से बाहर साय। ये जो है अंधकार युग समाप्त होने के बाद का शासक है बाहर साय। तो उस समय जो है भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों का एंट्री हो चुका था, तो वो लोग जो है रतनपुर पर आक्रमण करते थे, तो उनसे बचने के लिए ये अपनी राजधानी रतनपुर से छुरी कोसगई ले आता है बाहर साय। अगला क्वेश्चन है छुरी कोसगई किले में किस कलचुरी शासक ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये किसने करवाया था? तो कल्याण साय, उसने जो है छुरी कोसगई जो कि कुछ समय के लिए कलचुरियों की राजधानी थी, तो वहां पर जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन है किस कलचुरी शासक के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में कलचुरी 2 शाखा में विभक्त हुई? तो नाम याद रखना वीर सिंह देव, ये वही बाबू रेवाराम, उससे जानकारी प्राप्त होती है कि वीर सिंह देव के समय रतनपुर राज्य का विभाजन हो जाता है और एक नई शाखा रायपुर शाखा के रूप में निकलकर सामने आती है। अगला क्वेश्चन है राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किस कलचुरी शासक के समय हुआ था? तो राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसके समय हुआ था? तो पृथ्वीदेव द्वितीय के टाइम पर हुआ था। किसने किया था? तो जगतपाल नामक कोई व्यक्ति था, तो उसने जो है पृथ्वीदेव द्वितीय के टाइम पर राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। राजीव लोचन मंदिर कहाँ पर है? राजिम में है, और इसका निर्माण नल वंश के शासक विलास तुंग द्वारा करवाया गया था। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कलचुरी शासक किस संवत का प्रयोग करते थे? तो जो कलचुरी शासक हैं इन्होंने अपना मतलब एक संवत की शुरुआत की थी जिसको हम कलचुरी संवत के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर पूरा कलचुरी वंश का इतिहास देखें तो जब छत्तीसगढ़ में अंधकार युग आया तो उसके पहले के जितने भी शासक थे उनके जो लेख सिक्के प्राप्त हुए हैं उनमें कलचुरी संवत का प्रयोग किया गया है। लेकिन अंधकार युग जब समाप्त होता है, बाहर साय के बाद के शासकों का इतिहास देखने को मिलता है, तो वो फिर विक्रम संवत का प्रयोग करते हैं। तो कलचुरी संवत और विक्रम संवत दोनों ही संवतों का प्रयोग किया गया है। विक्रम संवत का प्रयोग अंधकार युग के बाद के शासकों द्वारा किया गया अपने लेख अपने सिक्कों में। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, पहले के शासकों ने कलचुरी संवत को प्रयोग किया और अंधकार युग के बाद के शासकों ने विक्रम संवत का प्रयोग किया। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या आप लोगों को लगता है कि मैंने किसी क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। वीडियो को लाइक करिएगा, जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।